what are we saying? The oxidation reactions, they are also known as dehydrogenation reactions, and both the bonds, यहाँ से hydrogen और यहाँ से OH bond, both they are going to break. When we are doing the oxidation reactions, you have to remember, number one, primary alcohols give aldehydes. Primary alcohols, they give aldehydes. Oxidizing agents जो हम इसमें use करेंगे, there are many. The first one which we can use is acidified potassium dichromate, Kr2Cr2O7. ठीक है. Second oxidizing agent we are going to use chromium trioxide. Third oxidizing agent we can use is Poland's reagent. Poland's reagent is chromium trioxide in presence of pyridine. ठीक है. और फिर उसके बाद फोर्थ रिएजेंट जो हम इसमें यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट? पीसीसी. राइट? पीसीसी क्या है? पीसीसी इज pyridinium chlorochromate. ठीक है. और पीडीसी पे यूज करते हैं pyridinium dichromate. pyridinium chlorochromate, pyridinium dichromate. जो acidified K2Cr2O7 हम यूज कर रहे हैं फॉर द ऑक्सीडेशन, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल से स्टार्ट करें रिएक्शन, जैसे हम CH3 CH2OH से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड वी आर फॉर ऑक्सीडेशन वी आर यूजिंग K2Cr2O7, right? Then in this case, the reaction will first produce aldehyde, और ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है. फर्दर ऑक्सीडेशन aldehyde की एसिड लेवल, बिकॉज K2Cr2O7 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जब हम K2Cr2O7 यूज करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट एसिड है. अगर हमको रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप करनी है, एल्डिहाइड पे स्टॉप करनी है, तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, या हम CrO3 यूज करेंगे, या हम पोलेंस रिएजेंट यूज करेंगे. सो व्हेन वी आर यूजिंग पोलेंस रिएजेंट और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, the product is going to be an aldehyde. ठीक है. सिमिलरली अगर हम PCC यूज कर रहे हैं, तो PCC में भी एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन स्टॉप होती है. सपोज वी आर टेकिंग दिस कंपाउंड, दिस इज ब्यूट 2ene1ol. ओके. अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं pyridinium chlorochromate की प्रेजेंस में, तो हम देखते हैं कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है दैट इज अनटच्ड, which very clearly shows कि PCC भी क्या है? इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? वी विल गेट CH3 डबल बॉन्ड अनटच्ड और CHO. We are getting an aldehyde, right? So primary alcohols जो है they are going to give aldehydes. Secondary alcohols ketones देते हैं. सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन्स देते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है वो अगेन हम लोग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ड्रास्टिक कंडीशंस में करेंगे तो फिर से एसिड आएगा. राइट? तो कीटोन्स के लिए दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, propane 2ol. ठीक है.
in presence of CrO3, then it is going to give us a ketone. क्लियर हो गया? ओके, अब अगर ड्रास्टिक कंडीशंस में हम यूज करें, मतलब कि यहाँ पे CrO3 की जगह हम K2Cr2O7 यूज कर रहे हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो वी विल गेट अ कीटोन बट विद an acid with lesser number of hydrogens. Lesser number of hydrogens का मतलब क्या हुआ? कार्बन. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन CrO3 की बजाय K2Cr2O7 के साथ कर रहे हैं, राइट? सो हमको यहाँ पे एक एसिड मिलेगा, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द एसिड they are going to be less than the starting reactant. So step down reaction हो जाती है, ठीक है? बट अदरवाइज अगर हमें कीटोन ही चाहिए तो हम एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, which is what? CrO3. ओके, जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं, टर्शरी अल्कोहल्स हमें क्या देते हैं? इट गिव्स अस एल्कीन्स. व्हाई दिस इज हैपनिंग कि प्राइमरी एल्डिहाइड दे रहा है, सेकेंडरी कीटोन दे रहा है, पर टर्शरी की ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती. द टर्शरी अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन बिकॉज उसके पास ये वाला हाइड्रोजन नहीं है. वी कैन सी दैट द क्लीवेज ओवर हियर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम हियर to give us an aldehyde or a ketone, but tertiary will not have this hydrogen over here. This kind of a cleavage cannot take place. Therefore, tertiary की जब भी हम oxidation करेंगे, it is not possible. हम जब भी उसको react करते हैं in presence of oxygen, it will always give us an elimination reaction. ठीक है? So third हम कर रहे हैं अब tertiary alcohol is ठीक है. सो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, इट इज गोइंग टू गिव अस एन एल्कीन. इट इज गोइंग टू गिव अस एन एल्कीन. ठीक है? इज इट क्लियर? ऑलराइट, पर अगर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करें, लाइक हम K2Cr2O7 यूज करें, तो इट माइट गिव अस अ कीटोन, बट वो जो कीटोन इसमें बनेगा दैट विल हैव लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो अगर यही रिएक्शन हम करते हैं in presence of K2Cr2O7, it is going to give us a ketone plus carbon dioxide plus water. Right? Now over here we are using all oxidizing agents, but this reaction can also be carried out, जैसे कि हम यहाँ पे dehydrogenation reaction बोल रहे हैं. तो dehydrogenation reaction जो है वो कॉपर की प्रेजेंस में भी हो सकती है. तो हम dehydrogenation reaction in particular देखते हैं कि क्या होती है. dehydrogenation का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना? So dehydrogenation reaction देखते हैं. Okay, so when we looking at dehydrogenation reaction, हम देखेंगे कि हम सेम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं और हम सेम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं. प्रोडक्ट्स जो है वो डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट के ऊपर. जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल सबसे पहले, ठीक है? हम इसको कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एट 573 केल्विन, right? When we are going to get an aldehyde, CH3CHO. If the same reaction कीटोन इसके साथ सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल के साथ की जाए,
सेम कॉपर 573 केल्विन पे, तो ये हमें कीटोन दे देता है, डबल बॉन्ड O, राइट। और अगर यही रिएक्शन हम टर्शरी के साथ करें, तो प्रोडक्ट हमारे पास एल्कीन आएगा। एंड CH2, राइट। सो आप देख रहे हो इन ऑल द थ्री केसेस क्या कर रहे हैं हम, कॉपर यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर भी हम सेम रख रहे हैं 573 केल्विन पे, पर जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट के ऊपर। व्हाई इज दिस हैपनिंग? देखो यहाँ पे जब आप देख रहे हो CH3 CH2, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक होगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन ब्रेक हो गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा, CHO, डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। यहाँ पे जब आप देखोगे यहाँ पे भी एक CH बॉन्ड है, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, रिजल्ट क्या रहेगा, ओनली वन ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड हो। बट इन दिस केस जब हम देख रहे हैं देयर इज नो हाइड्रोजन प्रेजेंट इस वाले कार्बन के साथ कहीं पे भी, सो इधर हमारा ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, पूरा OH ग्रुप दैट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड, ठीक है। अब एक हमारे पास होता है बहुत ही कॉमन अल्कोहल which is known as ethyl alcohol. Okay, this is used for what? For drinking purposes. As a beverage use करते हैं इसको ethyl alcohol को। एक और अल्कोहल होती है मिथाइल अल्कोहल, राइट। अब बोलते हैं कि मिथाइल अल्कोहल जो है that is not good for health, right? Sometimes what happens, जब इथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन की जाती है फॉर लेबोरेटरी पर्पसेस, तो उसमें हम थोड़ी सी मिथाइल अल्कोहल डाल देते हैं, एंड दैट इज नोन एज denatured alcohol. Denatured alcohol. So denatured alcohol is what? Both of these. Ethyl alcohol plus CH3OH. When this denatured alcohol is consumed by anyone, it causes death. क्यों कॉज करती है ये डेथ? ऐसा देखा जाता है कि बॉडी के अंदर मिथाइल ऑक्सीडेशन होगी ना, जैसे ही हम इसे कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जब ऑक्सीडेशन होती है तो हमेशा मिथाइल अल्कोहल जल्दी ऑक्सीडाइज होता है एज कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल, राइट। और ये जो मिथाइल अल्कोहल है वो किस चीज में ऑक्सीडाइज होगा? CH3OH जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये बनाएगा मीथेनॉल, HCHO। ये जो मीथेनॉल होता है ये इमीडिएटली नर्वस सिस्टम को हिट करता है बिकॉज इट इज पॉइजनस, और ये कॉज करता है ब्लाइंडनेस। और अगर ज्यादा क्वांटिटी में इसको कंज्यूम कर लिया जाए तो इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ, ठीक है, क्लियर हो गया। सो हमेशा अब यहां आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन हम कह रहे हैं लोअर मेंबर की ज्यादा इजीली हो रही है देन हायर मेंबर, तो मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते चले जाएंगे उतनी ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होती चली जाएगी ड्यू टू द बल्कियर ग्रुप जो कि उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ alcohols. Go on to the chemical properties of phenols. Phenols में हम तीन तरह की रिएक्शंस स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टडी करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ phenols. Acidic nature of phenols. Okay.
ओके, एसिडिक नेचर हमने अल्कोहल्स की भी स्टडी करी थी। तो एसिडिक नेचर इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन। जब हम फिनोल का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर है फिनोल का। ओके, यहां पे जो ये वाला कार्बन एटम हम देख रहे हैं, ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमको ये पता है जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है? 33% और p कैरेक्टर 67%। तो इसलिए दिस कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये वाला कार्बन एटम, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये OH की पोलैरिटी को इंक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर डिक्रीज हो जाएगी ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम डिक्रीजेस। अगर ये डिक्रीज हो जाएगी, the polarity of OH bond increases। ठीक है, अब अगर पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो जाएगा। Therefore, हाइड्रोजन इज easily released. Hydrogen is easily released. As a result of the acidic nature of phenols, phenols सोडियम के साथ रिएक्ट करना चाहिए to give hydrogen। यही रिएक्शन होनी चाहिए, है ना। तो ये जो यहाँ पे बना, दिस इज व्हाट? सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। हमें पता है मेटल्स के साथ जब हम एसिड को रिलीज करते हैं, रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन रिलीज होता है, तो वो हमेशा क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट although phenol is acidic, it is less acidic than carboxylic acid, therefore it does not react with sodium carbonate and sodium bicarbonate। So carboxylic acid से इसकी एसिडिक कैरेक्टर कम है। बट जब हम अल्कोहल के साथ करते हैं कंपेयर, तो हम बोलते हैं कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। वन रीजन हमने ऑलरेडी दे दिया कि जो अल्कोहल होता है उसमें कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी मोर। और अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो पोलैरिटी क्या होगी? कम। और अगर पोलैरिटी कम है तो हाइड्रोजन बहुत इजीली
रिलीज नहीं हो सकता. सो फर्स्ट रीजन वी कैन गिव इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम in phenol and sp3 hybridized carbon atom in alcohol. Reason मैंने explain कर दिया. sp2 hybridized is more electronegative, less electron density on more electron density on oxygen, less polarity and difficult release of hydrogen. ठीक है. Second जो इसका reason है that is stabilization of the phenoxide ion by resonance. This is the first reason. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. Why phenol is more acidic than alcohol? So दो रीजन लेने पड़ेंगे हमें. ठीक है. So second reason इसमें क्या आ जाएगा? That the phenoxide ion is resonantly stabilized. या stabilized due to रेजोनेंस. अब होता क्या है कि जब भी एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे हम फिनोल की, फिनोल ब्रेक्स डाउन इनटू फिनॉक्साइड आयन. ठीक है. प्लस H पॉजिटिव. अब ये जो रिएक्शन हमको नजर आ रही है दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. अगर प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो वो एसिडिक होगा. जो फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे बन रहा है ये रेजोनेंटली स्टेबलाइज्ड है. तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम. नेगेटिव चार्ज, यहां से एक पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा इधर, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया. राइट. फिर ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा. ठीक है. नेगेटिव चार्ज यहां नीचे आ गया. नेक्स्ट पे ठीक है. और फिर वापस with a negative charge on oxygen. ओके. अब अगर आप इसके सारे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही नेगेटिव चार्ज है जो कि डिस्पर्स हो रहा है पूरे में. ये इसको ज्यादा स्टेबल करता है. There is no positive charge you can see on any of the resonating structures. अगर पॉजिटिव चार्ज भी होता तो वो लेस स्टेबल होता. जैसे कि हम जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अल्कोहल के ड्रॉ करते हैं तो अल्कोहल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देखोगे कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज आल्सो प्रेजेंट. So when
अल्कोहल भी देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अल्कोहल भी रेजोनेट भी स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। अब ये यहां आ जाएगा। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या बना, पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन कम्स, ठीक है। जब भी 4 से लेस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर 4 से ज्यादा होंगे तो हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे यहाँ फेनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज आया, राइट। सो अब यहां पे ये आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर, तो नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ठीक है। फिर ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, राइट। Okay. Now because of the positive charge, as I just told you, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फिनोल है वो वो कम स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड। तो एवरी सिस्टम वांट्स टू गो टू अ मोर स्टेबल फॉर्म, तो इससे इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इजीली होती है। फिनॉक्साइड आयन बनता है और H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है। पर जब हम अल्कोहल देख रहे हैं, so alcohols they break up into alkoxide ion प्लस H पॉजिटिव। जो एल्कोक्साइड आयन है उसमें कुछ भी रेजोनेंस नहीं है, तो इसलिए उसकी जो स्टेबिलिटी है दैट इज गोइंग टू बी लेस। सो सेकेंड रीजन हम क्या देंगे कि एज द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कोक्साइड आयन इज लेस than the phenoxide ion, stability of the alkoxide ion is less than the phenoxide ion. Therefore, in case of phenols, the tendency to form phenoxide ion increases, thus releasing H positive more easily. Making phenols more acidic than alcohols. So ये आपका कंप्लीट आंसर है अगर क्वेश्चन आ जाता है कि why phenols are more acidic than alcohols. ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये इसकी हमने फर्स्ट रिएक्शन करी। सेकेंड रिएक्शन जो हम करेंगे इसकी, अच्छा इसमें एक चीज और याद रखनी है आपने कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं एट द ऑर्थो और पैरा पोजिशन, electron withdrawing groups like nitro, cyano, chloro, ये इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देते हैं, हेल्प करते हैं इस पूरे नेगेटिव। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा ना मिनरल गेज में कि NO2 का क्या इफेक्ट होता है ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो उसी तरह से ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा एंड इट विल एनहांस एसिडिक स्ट्रेंथ। It will enhance acidic strength. Whereas
electron donating groups, like methyl group या alkyl group, amine, और alkoxy, alkyl, amine और alkoxy decrease the acidic strength. ठीक है, it decreases the acidic strength. So ये first reaction थी. Second reaction is action with zinc. Reaction with zinc dust. जिंक के साथ जब हम हीट करते हैं फिनोल को तो वो बेंजीन दे देता है. बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड. ठीक है. थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद अमोनिया. अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमीन्स दे देगा, एनिलिन. एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है. एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में at 675 Kelvin when we will get aniline. ठीक है, reaction with ammonia. Then the next reaction is an important reaction, that is action with acid chlorides. Action with acid chlorides. Acid chlorides के साथ रिएक्ट करके ये हमें एसीटेट दे देता है. CH3COCl, OCOCH3 प्लस HCl. बिकॉज यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर, इसलिए हम इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन रिएक्शन भी बुलाते हैं. नॉट फ्रीडल-क्राफ्ट, एसिटाइलेशन रिएक्शन. राइट. और वो जो ऊपर बना है उसको हम क्या बुलाएंगे? फिनाइल इथेनोएट. फिनाइल इथेनोएट. अगर यही रिएक्शन हम सैलिसिलिक एसिड के साथ करें, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? OH COOH. दिस इज सैलिसिलिक एसिड. यही रिएक्शन अगर हम करते हैं CH3COCl के साथ भी कर सकते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं. एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए ये दो रिएजेंट्स हम यूज करते हैं. या हम ये ले सकते हैं या हम एसिडिक एनहाइड्राइड. एसिडिक एनहाइड्राइड इज दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड. ओके. सो हमारे पास एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बन जाती है.
which is known as aspirin. एनाल्जेसिक की तरह जिसको हम लोग यूज करते हैं, डिस्प्रीन और ये सब चीजें, ठीक है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बुलाते हैं इसको हम। एस्पिरिन इज नोन एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, एस्पिरिन। उसी तरह से हम लोग बना सकते हैं अगर हम फ्रीज रीअरेंजमेंट करें। फ्रीज रीअरेंजमेंट क्या है? लेट्स सी, फोर्थ वाली हेडिंग के नीचे ये सारे रिएक्शंस हम करते हैं। अगर बाय चांस 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीज रीअरेंजमेंट, ओके। तो इसमें जो एसिटाइल ग्रुप है वो अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। जैसे आपके पास है COCH3 फिनाइल एसिटेट, इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं विद AlCl3 और हम इसे हीट कर देते हैं। तो रीअरेंजमेंट इसका होके ये भी देता है। दिस इज नोन एज ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन, कीटोन बन जाता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन, ठीक है। फिर एक इसमें नेम रिएक्शन भी है, फिफ्थ दे दो इसको आप, शॉर्टन-बॉम्बेन रिएक्शन। शॉर्टन-बॉम्बेन रिएक्शन, शॉर्टन-बॉम्बेन रिएक्शन में हम यहां पे जैसे हम इधर इथेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यहां पे हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, C6H5COCl के साथ। जब हमारे पास बेंजोएट बन जाता है, फिनाइल बेंजोएट, ठीक है। दिस इज द फिफ्थ रिएक्शन। क्लियर हो गया यहां तक? एनी प्रॉब्लम? तो ये सारे रिएक्शंस में हम लोग मेजरली यहां से क्लीवेज कर रहे हैं, ओके। जितनी भी हमने रिएक्शंस करी है वहां पे क्लीवेज इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द O and the H. The next kind of B kind of reactions are reactions of the benzene ring, electrophilic substitution reactions. Reactions of the benzene ring, electrophilic substitution reaction, राइट। जब हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे तो हमने देखा कि सारे के जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहां पे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है। सो इसलिए हम कहते हैं कि OH ग्रुप जो है दैट इज व्हाट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग according to the resonating structures. Ortho para directing according to the resonating structures. The negative charge is on the ortho and para positions.
Therefore इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। फर्स्ट रिएक्शन जो इसमें करेंगे that is bromination reaction। ब्रोमिनेशन रिएक्शन, दो तरह से ब्रोमिनेशन इसमें होती है। फर्स्ट इन एक्वस कंडीशंस, that is reaction with bromine water। जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है OH प्लस 3Br2 to give us 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ट्राई ब्रोमोफिनोल। ओके, पर अगर यही कंडीशंस हम एक्वस ना लेके द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो हमारे पास मिक्सचर बनेगा ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनोल का। In presence of CS2 orthobromophene and parabromophene। ठीक है। Second reaction is nitration। नाइट्रेशन भी दो तरह से होती है। फर्स्ट, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लें तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में होगी and we will get 2,4,6 trinitrophenol। trinitrophenol, इसे पिक्रिक एसिड भी बुलाते हैं। ठीक है। अब अगर यही रिएक्शन डाइल्यूट के साथ करेंगे तो ये हमें क्या देगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। A mixture of ortho and para। इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज पैरानाइट्रोफेनोल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो हम इन दोनों को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है। ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो जो पैरा वाला है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो जब हम डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्टिलेशन में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले डिस्टिल होता है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो बाद में डिस्टिल होता है। ठीक है। सो सिंपल डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। नाइट्रेशन के बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन।
Fiedel-Crafts alkylation reaction जो है that is introduction of an alkyl group. Okay, introduction of an alkyl group in presence of a halogen carrier. So we get 2-hydroxytoluene या ortho-hydroxytoluene and para. ठीक है, और इसे बुलाते क्या है, कॉमन नेम क्या है इसका, ऑर्थोपिसोल and parapisol. Orthopisol and parapisol. ठीक है, उसी तरह से लास्ट जो रिएक्शन है that is सल्फोनेशन रिएक्शन. Sulfonation reaction is the reaction with H2SO4. ये वाली रिएक्शन हम दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे करते हैं to give two different products. First temperature जो हमने रखना है that is 288 to 293 Kelvin. Right? जब हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है. ओके, सो 288 पे हमारे पास 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अगर यही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हम टेम्परेचर दे रहे हैं 373 केल्विन, दोनों रिएक्शंस H2SO4 के प्रेजेंस में ही होगी. तो यहां पे हमारे पास पैरा प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, दिस इज 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड. 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सो आज हम ये करेंगे.